वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सरकारी आला अधिकारियों तक हमारी बात पहुंच सके। मैं ये कहना चाहता हूं और मेरा ये विनम्र निवेदन भी है कि जब हम लोगों ने उर्दू सब्जेक्ट के साथ जूनियर टेट और जूनियर सीटेट पास किया था, तो अब हम लोग कौन से वैकेंसी में भरने पाएंगे। हम लोग लगभग 5-6 साल से वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे उर्दू सब्जेक्ट से, जिन्होंने जूनियर टेट और जूनियर सीटेट पास किया है, कि उर्दू की वैकेंसी आएगी और उर्दू सब्जेक्ट आएगा, उसमें हम लोग भरेंगे। यही उम्मीद लिए बैठे थे 5-6 साल से। अब हमारी सारी उम्मीदें मर चुकी हैं। जो एडेड जूनियर हाई स्कूल में वैकेंसी आई है, जो 17 या 18 तारीख से भरा जाएगा, उसमें हम लोग कैसे भर पाएंगे। हम लोगों का सब्जेक्ट चूँकि उर्दू है और मान्य भी है, उर्दू से हम लोगों ने जूनियर सीटेट और जूनियर टेट पास किया हुआ है। हम लोग इम्तिहान भी देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कैसे इसमें भर पाएंगे। हमारा तो पूरा हक इसमें मर गया। तो हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, और हमारे प्रदेश के जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, उनसे हमारा विनम्रपूर्वक निवेदन है और गुजारिश है कि एक बार नोटिफिकेशन को एक बार आप लोग फिर से देख लें। अगर रद्दो बदल करने लायक है, उसमें आप लोग अपने स्तर से देख लें। मेरा ये गुजारिश है, मेरा विनम्र निवेदन है कि हम लोगों का हक मरा जा रहा है, कम से कम बचा लें। बहुत सारे बच्चे तो जो है बहुत गरीब हैं हम लोग, और हम लोग बस मेहनत ही कर रहे हैं 5-6 साल से, इसी आस में कि वैकेंसी आएगी और हम लोग भरने पाएंगे। वैकेंसी आई भी तो उसमें उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो भी जूनियर टेट हुआ है और जूनियर सीटेट जो हुआ है, वो हम लोगों ने किया हुआ है उर्दू विषय के साथ में। और जब वैकेंसी आई है जो है जूनियर एडेड स्कूल की, तो हम लोग उसमें भर नहीं पा रहे हैं, उसमें उर्दू सब्जेक्ट नहीं है। एक बार गुजारिश है कि एक बार फिर से नोटिफिकेशन को देख लें और हम लोगों का हक जो मरा जा रहा है उसको रोक लें। एक आदेश से, एक संशोधन से हम लोगों की ज़िंदगी संवर सकती है। इसी के साथ आप सभी आला अधिकारियों से गुजारिश है, निवेदन है कि एक बार नोटिफिकेशन देखें और जो हक हम लोगों का मरा जा रहा है उसको ना मरने दें। आप लोगों से ये गुजारिश है। बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी से महरूम हो जाएंगे, भरने नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही उर्दू है और उर्दू सब्जेक्ट से हम लोगों को टेट या सीटेट करवाया गया है। हम लोग पास हैं, ऐसी बात नहीं है, और हम लोग एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सब्जेक्ट है, उर्दू बस गायब कर दिया गया है। अब ऐसे स्थिति में हम लोग कौन से फॉर्म भरें। कोई फॉर्म भरने लायक नहीं बचे हैं। इसलिए सरकार से भी और सरकारी आला अधिकारियों से हमारी विनम्र पूर्वक निवेदन है, गुजारिश है कि सर जी एक बार पुनः आप अपने स्तर से नोटिफिकेशन देख लें और हम लोगों को एक बार फॉर्म भरने का मौका दें, और जिससे हम लोग एग्ज़ाम देने को पाएँ। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। और साथियों, मैं आज आप लोगों को जीएस का एक इतिहास है, ये इतिहास विषय, इसका मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आप सभी लोगों के सामने इतिहास का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और आपको हल करवाऊंगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसमें कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, प्रश्न है ये। सबसे पुराना वेद कौन सा है। पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, और तीसरा ऑप्शन है सामवेद, और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते होंगे, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री सब्जेक्ट, ओनली हिस्ट्री। तो अगले पे चलते हैं। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन है राजा नरसिंह देव फर्स्ट, बी है राजा कृष्णदेव राय, सी है कनिष्क, और डी है पुलकेशिन द्वितीय। तो मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि जो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। राजा नरसिंह देव
फर्स्ट ने करवाया था। ठीक है, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 30-40 सवाल हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ साथियों। अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है? अगला प्रश्न है, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है भारतवर्ष में, दूसरा है श्रीलंका में, तीसरा है कंबोडिया में और चौथा है जापान में। तो मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ कि अंकोर वाट जो विष्णु मंदिर है ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट जो विष्णु मंदिर है ये कंबोडिया में है। अगला प्रश्न साथियों, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पहला है अमृतसर, दूसरा है कपूरथला, तीसरा है लाहौर, चौथा है पटियाला। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? इन चारों ऑप्शनों में से जो लाहौर है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी, लाहौर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीराबाई समकालीन थी। पूछा गया है कि मीराबाई किसके समकालीन थी? पहला ऑप्शन है तुलसीदास के, दूसरा है चैतन्य महाप्रभु के, तीसरा है गुरु नानक के और चौथा है रामकृष्ण परमहंस के। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं इन्हीं के समकालीन थी मीराबाई। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी मीराबाई। ये प्रैक्टिस सेट है साथियों, इसको आप कई बार देखेंगे तो आपको वैसे ही तैयार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? पहला उड़ीसा, दूसरा गुजरात, सी है मेवाड़ और डी है कश्मीर। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में किस राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ का उल्लेख किया है साथियों, मेवाड़ का। बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ का उल्लेख किया है। ठीक, तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोथल है यही है भारत में स्थित। लोथल गुजरात में है तो ये भारत में ही है, लोथल भारत में है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर ने किसी को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। अब वो कौन है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, दूसरा है मुकम्मल खां, तीसरा है अब्दुस्सपद और चौथा है मीर सैयद अली। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो मोहम्मद हुसैन थे इन्हीं को जरी कलम की उपाधि सम्राट अकबर ने दी थी। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। तो अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है शिवाजी और चौथा है यशोवर्मन। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो शिवाजी हैं इन्हीं के जो है मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान थे। जब आप लोग पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में तो इन्हीं के जो है मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान थे। तो अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी था? अमीर खुसरो किसका दरबारी था? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है शेरशाह सूरी और चौथा है हुमायूं। तो अमीर खुसरो किसका दरबारी था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो अमीर खुसरो था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो किन किन के मध्य लड़ा गया? पहला ऑप्शन है अंग्रेज फ्रांसीसी, दूसरा है अंग्रेज डच, तीसरा है अंग्रेज मराठे, चौथा है हैदर अली व मराठे। तो 11वां का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 11 जो कर्नाटक युद्ध था वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। 11वां का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था कर्नाटक युद्ध। तो अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम कौन चुना गया? यानी कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए सर्वप्रथम किसको चुना? तो
मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विनोबा भावे हैं, विनोबा भावे, इन्हीं को सर्वप्रथम चुना गया था व्यक्तिगत, महात्मा गांधी के द्वारा चुना गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए। ठीक साथियों, अगले सवाल पे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी कि लाहौर में हुई थी कि ढाका में हुई थी कि दिल्ली में हुई थी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ढाका में हुई थी। जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, वो ढाका में हुई थी। तो अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? बंगाली देशभक्ति की बाइबिल। तो पहला ऑप्शन है गीतांजलि, दूसरा आनंद मठ, तीसरा देवदास और चौथा गोरा। तो 14वां का मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आनंद मठ है ना, आनंद मठ, ये बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहलाती है, आनंद मठ। तो अगले पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों कि 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। अब क्यों वापस लिया, इसका कारण बताना है। चौरी चौरा हिंसा के कारण लिया था कि कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण लिया था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी की मांगें न मानने पर लिया था कि जनता के समर्थन के अभाव के कारण लिया था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, उस कांड में हिंसा हो गई थी, हिंसा। और गांधी जी थे अहिंसावादी। चूँकि ये जो सत्याग्रह करते थे, ये बैठ जाते थे आंदोलन के लिए और अहिंसा से काम लेते थे। ये हिंसा से काम कभी नहीं इन्होंने लिया। तो जब चौरी चौरा कांड हो गया, इसमें अहिंसा हो गई, जो है कई पुलिस वाले इसमें मर गए थे, इनको मार दिया गया था, तो गांधी जी ने सत्याग्रह अपना वापस ले लिया। तो अगले पे चलते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में एक बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो पूछ रहा है कि उसकी जो आयोजन किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है पार्श, दूसरा है नागार्जुन और तीसरा है शूद्रक और चौथा है वसुमित्र। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो वसुमित्र हैं, इन्होंने ही कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जब बौद्ध संगीत हुआ था, तो इन्होंने ही अध्यक्षता की थी कनिष्क के शासनकाल में, वसुमित्र ने। तो अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? मतलब अशोक का कोई एक अभिलेख है जो ये पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो वो कौन सा अभिलेख है? पहला है पसाड़ स्तंभ अभिलेख, दूसरा है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और डी है रूमनदेही स्तंभ अभिलेख। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो रूमनदेही अभिलेख है, रूमनदेही स्तंभ अभिलेख है, इसी अभिलेख में ये दर्ज लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अगले सवाल पे चलते हैं कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? देखो, बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध जब कौशाम्बी आए थे तो उस समय किसका शासनकाल था, ये पूछा गया है। पहला है शतानीक, दूसरा है उदयन और सी है बोधि और डी है निचक्षु। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो उदयन है, उदयन के ही शासनकाल में, उदयन के ही राज्यकाल में बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? पहला रामकृष्ण परमहंस, दूसरा रामानुज, तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है स्वामी विवेकानंद। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जब मैं धार्मिक सुधार आंदोलन जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें ये प्रश्न आएगा, आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं प्रैक्टिस सेट करवाए दे रहा हूँ आपको। फिलहाल देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। रामकृष्ण परमहंस सही है कि रामानुज सही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती सही है कि स्वामी विवेकानंद सही है? तो वेदों के पुनरुत्थान के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्हीं को श्रेय जाता है। इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। अगला सवाल है अंग्रेजों के शासनकाल में
भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अब ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो है 20वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? डी, दादा भाई नौरोजी। आसान क्वेश्चन है। अगले पे चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग में लाए मानव? तो गेहूं है कि चावल है कि जौ है कि बाजरा है? यानी कि मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग में लाया? तो चावल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए गलती से जौ ना लगा दीजिएगा, चावल है। ठीक है साथियों, तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में 3 सुमेलित है, एक ही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा समाज किसने यहाँ बनाया था? देखिए, ए पांडुरंग ने प्रार्थना समाज बनाया था, ये सही है कि गलत है? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया था, ये सही है कि गलत है? राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज बनाया था, सही है कि गलत है? विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस बनाया था, सही है कि गलत है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ए पांडुरंग हैं इन्होंने प्रार्थना समाज बनाया था, बिल्कुल सही है ये। और पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? सी वाला सही नहीं है, तो 22वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? यथावत समझौते का पक्षधर था। तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है जूनागढ़ और चौथा है मैसूर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो ये हैदराबाद है ना, ये यथावत समझौते का पक्षधर था, समझौते का ये पक्षधर था। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, सुमेलित करना है। अकबर ने क्या जो है शुरुआत की, मोहम्मद तुगलक ने क्या शुरुआत की, इल्तुतमिश ने क्या शुरुआत की और शेरशाह सूरी ने क्या शुरुआत की। तो इसको सुमेलित करना है। मतलब ए का कौन सा सही होगा इन चारों में से, बी का कौन सा सही होगा इन चारों में से, सी का कौन सा सही होगा इन चारों में से और डी का कौन सा सही होगा इन चारों में से। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर शायद दूसरे पेज पे है, यहाँ पे। यहाँ पे है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अकबर थे, अकबर ने जो है आईने दहशाला बनवाया था। अकबर ने 1680 में, ठीक है, आईने दहशाला अकबर ने ही बनवाया था। और मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा बनवाया था। मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा बनवाया था। एक बार मैं जो निशान है वो हटा दे रहा हूँ, फिर से लगाऊंगा। अकबर ने क्या बनवाया था? ये आईने दहशाला। और मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा। और इल्तुतमिश ने चहलगानी अमीर बनवाया था इल्तुतमिश ने। और शेरशाह ने क्या बनवाया था? सड़क ए आजम। इस तरह से आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए का 4, ए का 3, बी का 4, यानी 3 4 2 1। तो चलते हैं अगले पेज पे। 3 4 2 1। देखिए 3 4 2 1 इसमें कहाँ है? 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो अगले पे चलते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और कूट से सही उत्तर दीजिए। अब यहाँ फिर वही चीज़ करना है कि जो जियाउद्दीन बरनी है उन्होंने क्या
जो है शुरू करी थी। हसन निज़ामी ने क्या शुरू करी थी, मिनहाज उस सिराज ने क्या शुरू करी थी, और याहया बिन अहमद ने क्या शुरू किया था। ठीक है साथियों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जियाउद्दीन बर्नी हैं, इन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही शुरू की थी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही शुरू की थी। और हसन निज़ामी ने ये ताजुल मासिर हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर शुरू किया था। और मिनहाजुस सिराज ने क्या शुरू किया था, मिनहाजुस सिराज ने तबक़ात नासिरी, मिनहाजुस सिराज का तबक़ात नासिरी। और याहया बिन अहमद का क्या बचा, तारीख़ मुबारक शाही। इस तरह से आपका तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आपके छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन तैयार होते हैं इसमें। तो अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऑप्शन पहले देख लीजिए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सामवेद है इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक, सामवेद का। अगले सवाल पे चलते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो पहला ऑप्शन है भागवतों ने, दूसरा है वैदिक आर्यों ने, तीसरा है तमिलों ने और चौथा है अभीरों ने। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो भागवत लोग थे इन्होंने ही वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ की। तो अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो 1861 है, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसी अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वही चीज़, अगस्त घोषणा किसने की थी इन चारों में से, अगस्त प्रस्ताव इन चारों में से कौन लेके आया था, अगस्त संकल्प इन चारों में से किसने किया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इन चारों में से किसने किया था। तो आपको चुनना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो अगस्त घोषणा है ये जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा की गई थी। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा की गई थी। ठीक है, और जो अगस्त प्रस्ताव है ये लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया था। और जो सी है अगस्त संकल्प, ये महात्मा गांधी के द्वारा, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले पे चलते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था पूछा गया है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग जो बनी थी 1906 में, उसका प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। आगा खां, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल पे, 31वें पे, कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है मोतीलाल घोष और डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं यही पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल चले गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 31वें का। तो अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद
सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था उस समय राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था अध्यक्षीय पद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा CR दास, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा मोतीलाल नेहरू। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो मोतीलाल नेहरू थे, सॉरी अच्छा इसमें नीचे कूट दिया हुआ है, जो कूट दिया हुआ है इसमें चुनना है। तो अच्छा, स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित कौन थे? स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित इनमें से चारों में से 2 या 3 थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो CR दास हैं और मोतीलाल नेहरू हैं, जो CR दास हैं और जो मोतीलाल नेहरू हैं, वही दोनों स्वराज पार्टी के गठन में सम्मिलित थे। CR दास और मोती नेहरू, यानी दूसरा और चौथा, 33वें का दूसरा और चौथा या डी ऑप्शन ठीक बिल्कुल सही है। 33वें का डी बिल्कुल सही है। तो अगला सवाल है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली जो विद्रोह हुआ था वहाँ का नेता कौन था बरेली का? 34वां सवाल। तो ऑप्शन ए है खान बहादुर, बी है कुंवर सिंह, सी है मौलवी अहमद शाह और डी है बिरजिस कादिर। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों कि 34वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, खान बहादुर थे। जो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता थे वो खान बहादुर थे। तो अगले सवाल पे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित अधिवेशन में व्यक्त किया था। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं साथियों, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 का, उसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, 1916 के अधिवेशन में। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किसके अंतर्गत? तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 36वां है इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पहला ऑप्शन है नवजीवन, दूसरा हरिजन, तीसरा इंडियन ओपिनियन और चौथा अफ्रीकन न्यूज। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नवजीवन है यही पत्रिका दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की? अभिनव भारत, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ साथियों। तो 38वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 38वां का जो वीडी सावरकर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये क्लास में। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कोई, तो कौन है? देवदत्त हैं कि महाकश्यप हैं कि उपाली हैं कि आनंद हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 39वां है इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो देवदत्त थे ना, ये बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे। तो बस 39 सवाल हो गए। 40वां सिर्फ सवाल है, इसका ऑप्शन दिया नहीं है, वो अगले पेज पे होगा, तो उसको मैंने लिया नहीं था आज, ज़्यादा प्रश्न हो जाते। तो 39 सवाल मैंने आप लोगों को करवाया। और साथियों इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ताकि जो है हमारी जो एक जो है निवेदन है वो सरकार तक और सरकार के आला अधिकारियों तक ज़रूर पहुंच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।